हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद वैभव सिन्हा। तो आज हमारा प्रोबेबिलिटी का थर्ड लेक्चर है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। सेकंड लेक्चर में हमने क्या सीखा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें हम सीखने वाले हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बड़ी आसान सी थ्योरम है, बड़ा आसान टॉपिक है, पिछले वाले से थोड़ा सा मिलता जुलता है ना। तो अगर आपने पिछला टॉपिक नहीं करा तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले आप पिछला टॉपिक, मेरी पिछली वीडियो देख कर आओ, एक्सरसाइज 13.1 पूरी अच्छे से करके आओ। ठीक है, समझते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की जो डेरिवेशन है, इसको समझने के लिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक बार उठा के देखना पड़ेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी चाहिए, ठीक है, इसे कैसे रीड करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज गिवन, या बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, बी के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे याद रखोगे तो ये टर्म काफी काम आएगी। तो इसका फॉर्मूला था पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ठीक है, ये अगर मैं ऐसे बोलूं कि पी बी बाय ए बताओ, ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा आपके पास, पी बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अगर मुझे पता करनी है तो मुझे इसे इधर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस टर्म को जैसे मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Probability of A intersection B will be probability of B into में probability of A upon B। ठीक है, या फिर अगर मैं इस वाली टर्म को उठाऊं तो मुझे यहां से क्या मिल रहा है, देखो probability of B intersection A लिखा है, इसको मैं A intersection B भी लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों सेम चीजें होती हैं। तो अगर मैं सेकंड वाले फॉर्मूले को उठाऊं तो मुझे मिलेगा पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। सो दीज फॉर्मूलाज आर नथिंग बट जस्ट मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, चाहे आप ये वाला उठा लो चाहे आप सेकंड वाला उठा लो, दीज बोथ आर फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कहती है कि कोई दो इवेंट है ए एंड बी, कोई दो इवेंट है ए एंड बी, उसके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा आपसे। क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एक साथ। ठीक है, ए एंड बी बताओ, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी होने का पता लगाना है तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। मतलब ए होने की प्रोबेबिलिटी और ए के बाद बी की प्रोबेबिलिटी, है ना, क्योंकि ए तो हो चुका है, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी एंड ए हो जाने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी। दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया है आपको, नहीं तो क्वेश्चन से इसकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी, इसको करते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन रीड करो, इसमें क्या बोला है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद और विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। दो कार्ड निकाले गए, ठीक है, दो कार्ड निकाले गए, और एक चीज ध्यान देखनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अगर एक कार्ड निकाला है उसको वापस नहीं डाला, ठीक है, उसको बाहर रख दिया। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसको करना कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको करना कैसे है। तो पहले आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। कार्ड वाले केस में या बॉल वाले केस में ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है या फिर नहीं, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है ना। तो ए मैंने एक इवेंट माना दैट फर्स्ट drawn card is black, first drawn card is black। तो पहला कार्ड जो है
वो ब्लैक निकले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, आपको पता है कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 है ना, 52 में से आधे कार्ड ब्लैक होते हैं, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं तो वो क्या आएगी 26/52, दैट इज 1/2। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब बी दूसरा इवेंट क्या माना मैंने, बी इवेंट मैंने माना सेकंड कार्ड इज ऑल्सो ब्लैक, सेकंड कार्ड इज ब्लैक, second card is black such that first one was also black। ठीक है, मतलब मैंने बी इवेंट माना कि भाई सेकंड कार्ड भी ब्लैक है, ठीक है, और सच दैट फर्स्ट वन वाज आल्सो ब्लैक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, इसके लिए एक काम करता हूं मैं ना, बी इवेंट जो मान रहा हूं मैं वो मानूंगा, एक सेकेंड, मैं सेकंड इवेंट मानने वाला हूं दैट माय सेकंड कार्ड इज आल्सो ब्लैक, सेकंड कार्ड इज ब्लैक। तो इससे क्या होगा कि भाई सेकंड कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है सच दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ए के होने के बाद मतलब अगर एक कार्ड निकाल चुके हो, वो ब्लैक निकल चुका है, उसको आप साइड में रख चुके हो, अब दूसरे कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26 थे, एक ब्लैक निकल गया 25 हो गए, टोटल कार्ड भी 52 थे, एक निकल गया तो 51 हो गए। तो फर्स्ट कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी इज दिस, ठीक है, और सेकंड कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी इज दिस, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, रिप्लेसमेंट होता तो केस चेंज हो जाता। तो एट द एंड आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला कार्ड ब्लैक हो और दूसरा कार्ड भी ब्लैक हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटू में पी बी अपॉन ए। ठीक है, तो पहले कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी वाज 26/52 एंड दूसरे कार्ड की भी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 25/51। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये आप मल्टीप्लाई खुद से कर लोगे। आंसर इज 26 इंटू 25 अपॉन में 52 इंटू में 51, ये आप कट कर दो। ठीक है, 1 2, सो आंसर वुड बी 25 अपॉन में 102। तो अगर आप दो कार्ड निकाल रहे हो, पहले के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी ये थी, ठीक है, दूसरे की भी ब्लैक हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी ये थी, और अगर आपको ए एंड बी निकालना है कि दोनों एक साथ हो जाए तो आप इन दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे एंड योर आंसर विल बी दिस। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। आपको इवेंट दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ क्या ये इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ, दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब कुछ नहीं करना आपको, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करना है। अगर पी ए इंटू पी बी करने पर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आता है तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, बड़ा आसान टॉपिक है, एक क्वेश्चन करते ही समझ आ जाएगा। इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाई आर टॉस्ड। ठीक है, एक कॉइन उछाला गया है और एक डाई को फेंका गया है। लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन
एंड डी बी द इवेंट दैट 3 अपीयर्स ऑन द डाई। तो आपको चेक करना है कि क्या ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या फिर नहीं। तो देखो, जब एक कॉइन को और एक डाई को एक साथ फेंकोगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड या टेल, है ना, और डाई पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 और 2 6 to 12 केसेस बनेंगे। 12 कैसे बनेंगे भाई, पहले पे 1 आया, पहले कॉइन लिया ना, तो हेड 1 हेड 2, ऐसे करते करते हेड 6 आ गया, फिर आपका टेल 1 आ गया, है ना, टेल 2 आ गया, और ऐसे करते करते टेल 6 आ गया। तो ऐसे टोटल 12 केसेस हैं आपके पास सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो अब उन 12 सैंपल स्पेस के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए इवेंट क्या है, ए इवेंट वाज दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो कॉइन पे हेड आएगा, हेड अपीयर ऑन कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन। तो इसके अंदर क्या आपके केसेस हैं, ए के अंदर केसेस आ रहे हैं आपके H1, है ना, H2 एंड अप टू H6। तो ये 6 केसेस आ रहे हैं। तो टोटल कितने केसेस थे आपके पास, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई आपकी 6/12, दैट वुड बी 1/2, है ना। ऐसे बी इवेंट देखते हैं। बी इवेंट क्या था इसमें, दैट 3 अपीयर्स ऑन द डाई, 3 अपीयर्स ऑन डाई। तो 3 वाले 2 केसेस बनेंगे, कौन कौन से, एक हेड आ जाए और 3 आ जाए, है ना, और एक टेल आ जाए और 3 आ जाए, ये 2 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बिकम्स 2/12। ठीक है, ए निकल गया, बी निकल गया। अगला काम करना है आपने, इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, देखते हैं क्या है ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में कॉमन इवेंट कौन सा आएगा, 3 वाला ना, H3, क्योंकि इसमें तो हेड वाले केसेस हैं, इसमें 3 वाले केसेस हैं, तो दोनों में ये कॉमन इवेंट आया। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/12। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या ये 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो पी ए इंटू पी बी करके देखो, कलर चेंज करता हूं मैं। ठीक है, पी ए इंटू पी बी करके देखो, पी ए इंटू पी बी। सो पी ए कितना था मेरा 1/2, पी बी कितना है 2/12। कट करो, क्या आया 1/12 आया। क्या ये बराबर है पी ए इंटरसेक्शन बी के, हाँ। तो अगर आपका पी ए इंटू पी बी, अगर आपका पी ए इंटू पी बी बराबर आता है पी ए इंटरसेक्शन बी के, तो आप बोलोगे यस, योर आंसर वुड बी यस, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। है ना आसान तरीका चेक करने का। अब एक ही प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है, आप एक ही प्रोबेबिलिटी निकालो, आप बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, आप इंटरसेक्शन निकालो, और ये फॉर्मूला लगा के चेक करो कि ये इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। एक नंबर में आ सकता है तो आपको वैल्यू दे देगा, खाली मल्टीप्लाई करके देखने बोलेगा। ठीक है, आई होप टॉपिक क्लियर है आपको इंडिपेंडेंट चेक करने का। तो इस पे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन है ये काफी अच्छा, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ना, जगह ज्यादा बचेगी आपकी। 2 balls are drawn at random with replacement from a box। तो यहाँ पर जितने भी केस होने वाले हैं वो विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल निकाली, देखी, वापस डाल दी। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट ध्यान रखना। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल एंड 8 रेड बॉल। तो आपके पास क्या है, 10 ब्लैक बॉल है एंड 8 रेड बॉल है। टोटल कितनी बॉल हो गई, 18 बॉल्स है। ठीक है, ये भी याद रखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बोथ द बॉल्स आर रेड।
फर्स्ट में क्या निकालना है, दोनों बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए मैंने माना फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई हमारे पास 8/18 हो गई, ठीक है। बी मैंने माना सेकेंड बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल इज ऑल्सो रेड। अब देखो विद रिप्लेसमेंट है, इसमें वापस डाल दिया, एक बॉल निकाली, देखिए वापस डाल दी, तो अभी भी हमारे पास सैंपल स्पेस सेम ही रहेगा। तो अब हमें निकालना है पी बी बाय ए, मतलब ए तो हो गया, ए के बाद बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए हो जाने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी, देखो अभी भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सेकेंड बॉल के रेड होने की अभी भी प्रोबेबिलिटी है 8/18, ठीक है, सिंपल। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि दोनों केस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बोथ बॉल्स आर रेड। सो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ठीक है, कि पहली बॉल भी रेड हो, दूसरी बॉल भी रेड हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, पी ए इंटू में पी बी अपॉन ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ए के होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी। सो सिंपल इट इज 8/18 इंटू 8/18। 2 की टेबल से कट कर सकते हैं हम लोग, 4/9, दिस इज ऑल्सो 4/9। सो आंसर विल कम आउट एज 16/81। सिंपल, आई होप सिंपल आपको क्लियर है ये। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकेंड इज रेड, ठीक है। आई होप बड़ा इजी आपको समझ आएगा। हम इसमें लेट कर लेंगे दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ठीक है। तो पहले के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास 10/18, है ना। ऐसे बी हम क्या लेट कर लेंगे दैट सेकेंड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक, सेकेंड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक। तो ए तो हो गया, ए के बाद अब बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो कि रिप्लेसमेंट है, वापस डाल दिया, तो अभी भी इसकी प्रोबेबिलिटी फिर से, अच्छा सॉरी सेकेंड इज रेड, आई एम सॉरी, सेकेंड बॉल इज रेड, तो सेकेंड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी इज 8/18, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपका सैंपल स्पेस सेम है। दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी कि भाई पहला तो हो रेड एंड दूसरा हो सॉरी पहला है ब्लैक दूसरा है रेड, इसके होने की प्रोबेबिलिटी इज पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, कि भाई ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी। सो दैट इज 10/18 इंटू 8/18। तो 2 से फिर से कट करेंगे तो ऊपर बचेगा 5, इधर बचेगा 4 और नीचे 9 और 9। सो आंसर वुड बी 20/81। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एक ब्लैक होगा एक रेड होगा, क्या ये पिछले से मिलता जुलता है? क्या आंसर सेम है? नहीं, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सेकंड पार्ट में आपको डिफाइन करा कि पहली बॉल पहली बॉल ब्लैक होगी, दूसरी बॉल रेड होगी। इसमें कोई भी एक ब्लैक कोई भी एक रेड, तो भाई पहली ब्लैक दूसरी रेड हो सकती है या पहली रेड दूसरी ब्लैक हो सकती है ना। करते हैं इसको, थर्ड पार्ट को। क्या बोला, वन ऑफ देम इज रेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो देखो केसेस क्या बन सकते हैं। एक केस बनेगा फर्स्ट इज रेड सेकंड इज ब्लैक, फर्स्ट इज रेड सेकंड इज ब्लैक। अब मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दिस इज एक को हम लोग आर मान लेते हैं और एक को ब्लैक मान लेते हैं आर बी। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी निकालने वाला हूं, दैट इज
पहले के रेड होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, ठीक है। तो पहले के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8/18, और दूसरे की एंड है ना 10/18, ठीक है। सो दैट विल बी, ये हो जाएगा 10 8 80, और कट कर देंगे 2 से तो 20/81, पीछे अभी हमने करा था, ठीक है। एक केस बनेगा इसमें, दैट फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड, है ना। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट इज आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन आर, ठीक है। पहला ब्लैक है, दूसरा रेड है। पहले के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी इज 10/18 एंड दूसरे के रेड होने की प्रोबेबिलिटी इज 8/18। तो बस वैल्यू सेम है, आंसर सेम आएगा, 20/81, 20/81। तो अब क्या होगा कि देखो इन दोनों केसेस को हम ऐड करेंगे, क्योंकि और है कि भाई देखो, या तो ये हो सकता है कि पहली रेड दूसरी ब्लैक हो जाए, या ये हो सकता है कि पहली ब्लैक दूसरी रेड हो जाए। जब भी और वाला केस आएगा आप दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। यू विल ऐड फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस, ठीक है। तो उनमें से कोई भी एक रेड हो जाए, कोई भी एक ब्लैक हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 20/81 प्लस 20/81। योर आंसर विल बी 40/81, ठीक है। 40/81 किसकी प्रोबेबिलिटी है कि कोई दोनों में से कोई भी एक रेड है, कोई भी एक ब्लैक है, ठीक है। तो पिछले वाले में और इसमें डिफरेंस है, पिछले में स्पेसिफाई किया था, इसमें स्पेसिफाई नहीं है, तो हम दोनों केस लेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। मैंने एक लास्ट क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। इसमें 3 वाला केस समझाना है मुझे, ठीक है। सपोजिटली कि अगर मान लो 3 कार्ड राउंड करे गए, ठीक है, 3 इवेंट हो रहे हैं A B C, तो उसको कैसे लिखोगे। ये 3 वाला केस है, अगर A B C 3 इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो आप उसको कैसे लिखोगे, P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। और इसको निकालोगे कैसे, A की प्रोबेबिलिटी इनटू A हो गया, A होने के बाद B की प्रोबेबिलिटी, अब B भी हो गया तो C की प्रोबेबिलिटी सच दैट A और B दोनों हो गए हैं, ठीक है। तो ये 3 वाला केस है, कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको 3 में 3 के बारे में निकालना है। A की प्रोबेबिलिटी A हो गया, फिर B की प्रोबेबिलिटी B हो गया, फिर C की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे आप 3 क्लिप निकाल सकते हो। इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, कैसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन इज अ डाइस टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1। एक डाइस को 3 बार फेंका गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6 × 6 × 6, 216 केसेस हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो भाई तीनों में से ना एटलीस्ट वंस ऑड की प्रोबेबिलिटी। अब देखो जो ऑड नंबर आया, जब आप डाई फेंक रहे हो सकता है एक भी बार ऑड नंबर ना आए, 0 बार आए, हो सकता है एक बार ऑड नंबर आ जाए बाकी 2 बार ना आए, हो सकता है 2 बार ऑड नंबर आ जाए, हो सकता है 3 बार ऑड नंबर आ जाए। ये सारे केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो इसने बोला कि भैया एटलीस्ट एक बार ऑड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना, या तो तीनों को निकाल के जोड़ दो, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0 वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब कि कम से कम एक ऑड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो भैया हम इस वाले को हटा देंगे कि जब एक भी बार ऑड नहीं आया, इस केस को हटा दो, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। वो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड नंबर। तो अब देखो आपने क्या करा, इसको मैं कोई भी एक इवेंट ए मान लेता हूं, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सोचो ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी,
अगर आप एक डाई को पर्टिकुलर लो तो उसमें 6 केसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, जिसमें से 3 ऑड होते हैं, 3 इवन होते हैं। तो ऑड ना आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी भी 3/6 यानी 1/2, है ना। तो देखो 3 डाइस फेंक रहे हो, 1 2 3, और तीनों में ही आपका इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पहले में 1/2, दूसरे में भी 1/2, तीसरे में भी 1/2, ठीक है। सो योर आंसर इज 1/8, योर आंसर इज 1/8। तो एक बार भी ऑड नंबर नहीं आया, मतलब तीनों बार इवन नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। आपसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। आपसे ये पूछा कि भाई एक बार भी ऑड नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, एटलीस्ट 1, या 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, इसकी बतानी है। तो मैंने क्या करा, टोटल में से 0 वाले को माइनस कर दूंगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जैसे ही मैंने करा 1 माइनस 1/8, मेरा आंसर आ गया 1/7। मेरा आंसर क्या आ गया? 1/7। तो एटलीस्ट एक बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/7। इस कंसेप्ट को लिख लो। इसको मैं दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, है ना, इसको नोट कर लेना। तो मैं इसको क्लीन करके इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई एटलीस्ट 1 बोला है, तो भाई 1 वाले की, 2 वाले की, 3 वाले की, तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो पहला केस ले रहा हूं कि भाई एक बार ऑड आया, तो एक बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? थोड़ा लंबा जाएगा ये। एक बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कि भाई, अब इसमें भी 3 केसेस हैं कि या तो फर्स्ट टाइम पे ऑड आ जाए, सेकंड पे ऑड आ जाए, थर्ड पे ऑड आ जाए, ठीक है। तो 3 केसेस बनेंगे, तो मैं या तो 3 बार लिख के ऐड कर दूंगा या 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक बार ऑड आने का मतलब है कि भाई ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। फिर इवन आने, एक बार ऑड आया, बाकी 2 बार इवन आ गए, ठीक है। और ऐसे 3 केसेस हैं। सो माय आंसर इज 3/8, ठीक है। तो ये है एक बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी। अब है भैया 2 बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी। 2 बार ऑड आया या फिर एक बार इवन आया, एक ही बात है ना। तो इसका मतलब कि इसमें हम ऐसे निकाल लेते हैं कि एक बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई सोचो कि एक बार इवन आ गया और 2 बार ऑड आ गया। ऐसे भी 3 केसेस बन सकते हैं, है ना। जैसे इसमें था ना, एक बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 3 केसेस बन रहा है, एक बार इवन आने के भी 3 केसेस बन रहे हैं। सो इसका आंसर भी 3/8। अब है कि भाई तीनों ऑड आ जाए, तीनों ऑड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? पहले के ऑड की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा भी ऑड है और तीसरा भी ऑड है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/8। 1/8 समझ रहे हो? एक बार ऑड आएगा, ऐसे 3 केसेस बन सकते हैं कि भाई एक बार फर्स्ट पे ऑड आ जाए, इसको निकालेंगे, एक बार सेकंड पे ऑड आ जाए, बाकी 2 पे ना आए, एक बार थर्ड पे आ जाए, तीनों को निकाल के ऐड कर दो या डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही ये है 2 ऑड, यानी कि एक बार इवन, एक इवन आने के भी सेम 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। और एट द एंड आपको एटलीस्ट वंस निकालना है, तो भाई आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर दोगे, है ना। सो योर आंसर वुड बी 3/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, दैट इज 1/8, दैट इज 7/8। आंसर सेम आया, है ना। ये बहुत छोटा तरीका था, अगर समझ आ जाए तो। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बड़े आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप बड़े इजीली कर लोगे। एक्सरसाइज 13.2 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक। 7 to 11 दीज आर वेरी इजी। अब इसमें आप थोड़ा सा फंसते हो। आसान ये भी है, लेकिन इसमें फंसते क्यों? इसमें कुछ नई नई टर्म्स आ जाएंगी आपकी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, प्लस ऐसे इवेंट जैसे A नॉट B,
इन सब केसेस को करना मैं आपको न्यू वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आप होल्ड पे डालोगे इस वीडियो को देखते टाइम। 12 के बाद वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, है ना। 12 से 15 आप इजीली कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि 1 से 6 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, 12 से 15 तक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने देखनी है नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि 7 से 11 वाले क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली 2 पार्ट में आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो।